हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मार्केट्स का वन शॉट बना रहे हैं। इसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का भी वन शॉट कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का दिया है, व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट से हम क्या समझते हैं? तो सेकेंडरी मार्केट को हम रेफर करते हैं कि ये हमारी उस तरह की मार्केट है जिसमें क्या होता है, secondary market refers to market where securities are traded being initially offered to the public in the primary market। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट हमारी वो मार्केट है जिसमें वो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में ट्रेड हो चुकी हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में हमारी सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होने के बाद दूसरी बार आती है और हम अपनी सिक्योरिटीज को नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट क्या हो गई? इन्वेस्टर्स के लिए हो गई। प्राइमरी मार्केट में इशूअर और इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या है? तो अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट में इशूअर और इन्वेस्टर आपस में एक बार डील करते हैं। पर प्राइमरी मार्केट का रोल क्या है कि ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, एक एफिशिएंट प्लेटफॉर्म अपने इन्वेस्टर्स को देता है और उस प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी को मल्टीपल्स टाइम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी मार्केट का रोल है। प्राइमरी में तो हम एक ही बार उसे ट्रेड करेंगे, एक बार इशूअर और इन्वेस्टर ने ट्रेड कर लिया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी को अगर हमें दोबारा ट्रेड करना है तो हम सेकेंडरी मार्केट की हेल्प लेते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, तो प्राइमरी मार्केट हमें क्या करती है, ऑफर करती है कि जो पब्लिक है वो एक बार क्या कर सके, एक बार अपना जो है इन्वेस्टर और इशूअर आपस में ट्रेड कर सके। और प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस क्या होता है कि जो इशूअर है ना, जो भी कॉर्पोरेट अपनी सिक्योरिटी को पहली बार इशू कर रही है, वो अपना कैपिटल रेज कर सके, अपने कॉर्पोरेट को आगे बढ़ा सके। तो ये प्राइमरी मार्केट का पर्पस है। पर सेकेंडरी मार्केट का पर्पस है कि इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करे और इन्वेस्टर अपने कैपिटल को, अपने रिसोर्सेज को रेज कर सके। तो प्राइमरी मार्केट हम कह सकते हैं जो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी है उसके लिए प्रॉफिटेबल है और सेकेंडरी मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। सेकेंडरी मार्केट को हम ओवर द काउंटर भी ट्रेड करते हैं, ऑक्शन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड करते हैं। यानी कि सेकेंडरी मार्केट को हम 3 जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऑथराइज जो होता है वहां पर, या ऑक्शन मार्केट वहां पर बिड्स लगती है वहां पर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि ओटीसी पर भी ट्रेड कर सकते हैं। बात करें स्टॉक एक्सचेंज का, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स में क्या रोल होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या कराता है, एक स्टैंडर्ड, एक ऑथराइज्ड, एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जो क्या कराता है, इन्वेस्टर्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप जब आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहता। रिस्क नहीं रहता का मतलब ये नहीं कि आपका लॉस नहीं होगा, रिस्क नहीं रहता का मतलब कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वेरीफाइड है, ऑथराइज्ड है। सेबी उसे क्या करती है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको चलाती है। तो इसलिए आपका वो जो रिस्क है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि आपके संग कोई फ्रॉड होने का रिस्क खत्म हो जाता है। तो सेलिंग और बाइंग जो हम शेयर्स की करते हैं तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ में एक सिक्योर प्लेटफॉर्म हमें देता है। अब बात करें डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, तो डीम्यूचुअलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक लीगल स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी की ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स हम क्या कर देते हैं, अलग अलग बॉडीज को सेपरेट कर देते हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये तीनों पावर्स ना दे करके अलग अलग 3 बॉडीज में ये पावर डिवाइड कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। अब में डीम्यूचुअलाइजेशन किस तरह से डिफरेंट है म्यूचुअल एक्सचेंज से, यानी कि जब म्यूचुअल एक्सचेंज चलता था तो उसमें क्या होता था, हम किसी एक सिंगल ग्रुप में कुछ लोग हैं, उन्हीं लोगों को क्या कर देते हैं, एक सिक्योरिटी की ओनरशिप भी उन्हीं को दे दी, मैनेज भी उस सिक्योरिटी को वही करेंगे और ट्रेडिंग राइट भी उन्हीं के पास है। तो अब अगर हमको मिसयूज करना है तो सारी पावर उन्हीं के पास है, तो वो उसका इजीली मिसयूज कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी पावर का ओनरशिप ले सकते हैं, किसी भी सिक्योरिटी की मैनेज कर सकते हैं अपने मनमर्जी के हिसाब से, जो भी ट्रेडिंग राइट होंगे वो अपना उनका मिसयूज कर लेंगे। पर क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज इसलिए हमने हटा दिया और वहां पे डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज लाए। उससे क्या हुआ कि हमने क्या किया, 3 अलग बॉडीज बनाई जिसमें हमने ओनरशिप की जो पावर वो किसी और बॉडी को दी, जो मैनेजमेंट है वो कोई और बॉडी करता है और जो ट्रेडिंग राइट्स है वो दूसरी बॉडी सेपरेट, मतलब जो दूसरी बॉडी है वो मेंटेन करती है। इससे क्या होता है, जब वो अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो उनका पावर मिसयूज करने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, पावर को सेग्रीगेट किया। आगे हमने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, एसबीटी अगर पूछें तो फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीटीएस, तो इसका फुल फॉर्म होती है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये क्या है, ये एनएससी ने हमें प्रोवाइड किया, यानी कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है
एनएससी ने क्या किया, नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई अपने इन्वेस्टर्स को। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग से नाम से ही समझ आता है कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, यानी आप स्क्रीन पे देखकर उसको आप अपने क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। स्क्रीन की यूज कर आप अपने ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हो। यानी कि पहले क्या होता था, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जा करके ऑप्शन लगा करके बिड्स लगा करके ओपन आउट प्राइस सिस्टम से आपको इन्वेस्ट करना होता था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता था और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती थी, कुछ भी ज्यादा बेहतर नहीं होता था। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में क्या हुआ, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में हुआ कि अब आपको क्या है, ऑनलाइन फैसिलिटीज दी गई। आप अपनी स्क्रीन खोलकर, कंप्यूटर स्क्रीन, फोन की स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन पे ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म खोल सकते हो अपना, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसमें आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा। दूसरी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। तीसरी, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप सामने से देख के इजीली समझ सकते हैं, किसी अफवाह पर आप इसी इजीली इतना भरोसा नहीं करेंगे। तो एसबीटीएस से बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा मिला अपने इन्वेस्टर्स को। एनएससी ने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करी कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग आराम से कर सके। अब व्हाट इज नीट, नीट क्या है? सो एनएससी ने क्या किया, एनएससी वर्ल्ड की पहली ऐसी स्टॉक एक्सचेंज बनी, एक पहला ऐसा एक्सचेंज जिसने क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि वो क्या कर सके। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए कि हमने कोई सिक्योरिटी सेल करी, हमने कोई सिक्योरिटी बाय करी, हमने कुछ ट्रेड किया, कोई सिक्योरिटीज होल्ड बने, तो वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कर तो दिया, हमने सेल कर दी पर वो अभी तक हुई नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे कब चल रहा है, तो ऐसा ना हो। तो इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एनएससी ने क्या किया, इस कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए एनएससी ने पहली बार क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम वो ऐसे लोग थे जिसको क्या कहना, ऐसी फैसिलिटी मिली कि हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज किया ताकि सारी चीजें बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही जल्दी हो जाएं। अब जब हम कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी का हमने सेल किया, बाय किया, कोई सिक्योरिटी हमें या हमें जो हमने डिलीवर किया था वो हमें 2 दिन बाद मिली, तो जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लेस देन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से कम में ही हमें क्या मिल जाता है, हमने जो भी किया उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो नीट का जो अप टाइम रिकॉर्ड है वो क्या है, 99.7% का रिकॉर्ड है कि आप इजीली इतनी जल्दी अपनी सारी सिक्योरिटीज ट्रेड कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी इतनी जल्दी मिल जाएगी। आगे बात करें हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स विद ब्रोकर, हम ब्रोकर के साथ में ऑर्डर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, या तो हम ब्रोकर के ऑफिस पे चले जाए या फिर ब्रोकर ने जो भी हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया या फिर जो भी कॉन्टैक्ट के लिए उसने कोई ईमेल मेल जो भी दिया है, हम क्या कर सके उसका यूज कर सकें और फिर अपने ब्रोकर को हम बता दें कि हमें इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ट्रेड करना है। तो एक मॉडल एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रोकर से अपने ऑर्डर्स को प्लेस करवा सकते हैं। आगे बात करें कि जो इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिला इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी का, ये मतलब उन्हें कैसे मिला, कहाँ से मिला, कैसे पता चली। सो हाउ डज एन इन्वेस्टर गेट एक्सेस, उन्हें किस तरह से ये एक्सेस मिला इंटरनेट ट्रेडिंग का, उन्हें कैसे पता चला। तो हमारे जो इतने सारे ब्रोकर्स हैं जो एनएससी ने हमें प्रोवाइड करे, तो उसी के थ्रू क्या हुआ कि ब्रोकर्स के थ्रू ही एनएससी ने क्या किया, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। सो हमारे इन्वेस्टर्स को एक्सेस किस तरह से मिलता है इसे समझते हैं। सो देयर आर मेनी ब्रोकर्स ऑफ द एनएससी हु प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एनएससी में जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं वो सभी क्या कराता है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराता है। तो एनएससी ने क्या किया, अपने स्टॉक ब्रोकर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, ये अपने सभी इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्मेशन दी कि हम क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से हमारे इन्वेस्टर्स को क्या हुआ, एक्सेस मिला इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी का, कि उनके एनएससी ब्रोकर जो थे उन्होंने बताया या न्यूज के थ्रू, तो इन सब से इन्हें क्या मिला, एक एक्सेस मिला कि इंटरनेट ऑनलाइन आप किस तरह से ट्रेड परफॉर्म कर सकते हो। आगे बात करें व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा कंफर्मेशन नोट होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्ट ना कर करके अपने ब्रोकर से क्या करवाता है, इन्वेस्ट करवाता है, यानी कि अपने ब्रोकर से ट्रेड करवाता है। तो ब्रोकर हमारे बिहाफ पे क्या करता है, जब भी ट्रेडिंग परफॉर्म करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने क्लाइंट को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि एक लीगल एनफोर्सेबल रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्लाइंट एंड द ट्रेडिंग मेंबर। जो भी ट्रेडिंग मेंबर है, जो भी हमारा ब्रोकर है और जो हमारा क्लाइंट है, उन दोनों के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप है वो क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट डिफाइन करता है। यानी कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमने तो नहीं करा, हमारे बिहाफ पे किसने किया, हमारे ब्रोकर ने। तो अब वो जो भी ट्रेड कर रहा है हमने उसे बता दिया कि हाँ हम इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इस सिक्योरिटी को बाय या सेल करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, उसने जो भी डीलिंग करी आज के पूरे दिन में, तो वो एक 24 घंटे का पूरा एक इन्फॉर्मेशन हमें ला के देता है कि हाँ मैंने ये सिक्योरिटीज में परचेज किया, मैंने इन सिक्योरिटीज में परचेज किया, इन सिक्योरिटीज को सेल किया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसने हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड परफॉर्म करी है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में रहती हैं। आगे बात करें जो भी डिटेल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखो पहली है नाम, एड्रेस और सभी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे ब्रोकर का नाम,
ब्रोकर का एड्रेस और ब्रोकर का जो सभी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसमें होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट में। जो भी उसका नेम है, नेम ऑफ पार्टनर, अगर ब्रोकर के साथ में कोई और पार्टनर भी है उसका नाम भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया है डीलिंग ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, कोड नंबर, यानी कि ये सारे जो भी हमारा ऑफिस का एड्रेस है ब्रोकर का, उसका टेलीफोन नंबर, उसका फैक्स नंबर, उसका कोड नंबर, ये सारा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नंबर, जब भी आपने ट्रेड करा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, जिस टाइम पे आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करा उसकी डेट, और जो भी आपका सेटलमेंट नंबर है, यानी कि कब आपने वो सिक्योरिटी सेटल करी, किस टाइम पे सेटल करी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में होनी चाहिए। हमारे जिस क्लाइंट के साथ में हमने जो ट्रेड करी है उसका नाम और उसका कोड नंबर भी होना चाहिए। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रेड, जो भी ट्रेड हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका ऑर्डर नंबर और किस टाइम पर वो ऑर्डर की गई है, तो वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में होनी चाहिए। ट्रेड नंबर एंड ट्रेड टाइम, जिस टाइम पर हमारे ट्रेड की गई है तो उसका टाइम पीरियड और जितनी ट्रेड की गई है वो नंबर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट में होना चाहिए। क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ सिक्योरिटी बॉट सोल्ड बाय द क्लाइंट, अब जो हमने सिक्योरिटी जो भी हमने परचेज करी है या सेल करी है तो वो कितनी क्वांटिटी में हमने करी है और वो किस टाइप की, किस काइंड की सिक्योरिटी थी, वो कोई इक्विटी शेयर्स थे, वो डिबेंचर्स थे या फिर वो बॉन्ड्स थे, तो वो किस टाइप की सिक्योरिटी थी वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। ब्रोकरेज एंड परचेज सेल रेट, जो भी हमारा ब्रोकर है, जो भी हमारा इंटरमीडियरी है, जब वो हमारे लिए काम करेगा तो वो क्या लेता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो कितनी ब्रोकरेज वो चार्ज कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सर्विस टैक्स रेट्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड अदर चार्जेस लीव्ड बाय द ब्रोकर्स, जो भी हमारे टैक्सेस चार्ज होते हैं तो वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में इन्फॉर्म किया जाता है। एप्रोप्रिएट स्टैम्प हैव टू बी अफिक्स्ड, यानी कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट बन गया, ब्रोकर ने हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के दे दिया, पर ऐसा ही नहीं वो किसी भी पेज पे हमें लिख के दे देगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए हमारी ऑथोराइज्ड बॉडी की, ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम पक्का कर सके कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये एक एप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट नोट है। और लास्ट में हमारे स्टॉक ब्रोकर को क्या करने होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट पर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट अ ब्रोकर कैन चार्ज, हमारा जो ब्रोकर है, जो इंटरमीडियरी है, वो मैक्सिमम ब्रोकरेज कितना चार्ज कर सकता है, यानी कि अपने वो इस काम के लिए कितना कमीशन लास्ट चार्ज कर सकता है। सो वो 2.5% तक की ब्रोकरेज क्या कर सकता है, मैक्सिमम चार्ज कर सकता है अपने क्लाइंट से। नेक्स्ट दिया है व्हाट शुड वन ट्रेड ऑन आ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ओनली फॉर बाइंग सेलिंग शेयर्स, यानी कि जब भी हम अपने स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, हम किसी सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या जरूरत है कि हम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड करें। वो तो हम ओटीसी पर भी ट्रेड कर सकते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज हमें इसलिए बोलता है कि हम इसलिए एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करें क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है। यानी कि अगर एक स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी हमारा फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, रिकॉग्नाइज्ड है, वो सेबी उसको क्या करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है, तो वो इन्वेस्टर्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी उन्हें काउंटर पार्टी रिस्क फेस करने को नहीं मिलेगा। और ऐसा भी कह सकते हैं अगर हम ओटीसी पे ट्रेड करते हैं तो हमें काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा बेयर करके रखना पड़ता है कि सामने वाला अगर इन्वेस्ट ना करना चाहे, पहले उसने प्रॉमिस किया तो हो गए हाँ हम इस ट्रेड को परफॉर्म करेंगे, पर बाद में अगर वो मना कर दे तो उसकी जिम्मेदारी फिर कोई और नहीं लेगा। पर अगर हम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सेबी ले सकती है। और अगर हमें कोई कंप्लेंट भी फाइल करानी है तो वो हम इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल्स में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। तो इसलिए हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का यूज करते हैं अपने शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। हाउ टू नो इफ अ ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड, अगर हम किसी इंटरमीडियरी की हेल्प ले रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करवाने के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ब्रोकर या सब ब्रोकर रजिस्टर्ड है सेबी के साथ या नहीं। तो अगर हमें ये पता करना है कि वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक ब्रोकर है जिसको हमें चेक करना है कि वो रजिस्टर्ड है, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रोकर नंबर मिलता है। सेबी सारे ब्रोकर और सब ब्रोकर को उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। तो अगर एक ब्रोकर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर वो INB से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है, और अगर वो एक सब ब्रोकर है तो वो INS से स्टार्ट होगा। S स्टैंड फॉर सब ब्रोकर एंड B स्टैंड फॉर ब्रोकर, और IN जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो क्या है, पहली चीज कि जब भी हम किसी ब्रोकर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो ब्रोकर या सब ब्रोकर सेबी के साथ क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो कोई भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट यू रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर ऑल योर ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म करी है तो उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास में होने चाहिए, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसके पास में सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट उसके होने चाहिए। तीसरा दिया है ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी रिस्क, यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता है। तो हमारा जो ब्रोकर है वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो हमें बिना बताए किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देगा। जब भी वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें
कितना रिस्क है और आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, डू नॉट बी मिसलीड बाय मार्केट रूमर्स, यानी कि जब भी आप क्या करो मार्केट में इन्वेस्ट करो तो आपको मार्केट के रूमर से मिसलीड नहीं करना है। यानी कि अगर कोई भी अफवाह चल रही है तो ये नहीं कि आपने उसे सच मान लिया बिना वेरीफाई किए और आप उसको सच मान के बैठ गए, तो इस तरह से आपको भटकना नहीं है। फोर्थ पॉइंट इसमें हमें दिया है, टेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय स्टडीइंग द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो ऐसा नहीं कि आप बस बिना देखे यूं इसमें इन्वेस्ट कर दो, किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। आपको क्या करना है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ना है, उसके पोर्टफोलियो क्या है, उसके प्रोजेक्ट क्या है, उन सभी को आपको पढ़ना है। उसके बाद ही एक डिसीजन करना है कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। तो आपको क्या करना है, सारे पर्सपेक्टिव्स पढ़ के आपको क्या करना है, तब उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर ब्रोकर एडवाइस यू टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू नेवर हेard एंड बी कॉशियस। यानी कि जब भी आपको कोई बंदा सजेस्ट करे कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, या फिर आपका ब्रोकर आपको बार बार सजेस्ट करे कि इसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, तो आप उसकी बात सुनो पर उसके बिना वेरीफाई करे उसमें इन्वेस्ट मत करो। अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए बोलेगा कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, क्या पता उसका फायदा हो उसमें। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें चेक करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं किसी ने भी आपको एडवाइस किया और आप वो एडवाइस मान के उसमें इन्वेस्ट करने लगे विदाउट चेकिंग, तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा दिया है कि जो भी अनाउंसमेंट हो रही है, जो भी फैसिनेटिंग रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है किसी भी कंपनी के बारे में, या कुछ न्यूज रिपोर्ट इस तरह से आ रही है, तो विदाउट चेकिंग योर ओन रिसर्च आप उसमें अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट मत करो। क्या पता, क्योंकि इस तरह से तो अफवाह भी उड़ती रहती है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, इस तरह से ग्रो कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर आपको विदाउट सर्च, आपको आपने अगर आपको रिसर्च ही नहीं करी, कुछ पता ही नहीं करा उसके बारे में, आप पैसे इन्वेस्ट करने लग गए और वो फ्रॉड निकला तो आपका घाटा हो जाएगा। तो इसलिए पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो। डू नॉट बी अट्रैक्ट टू स्टॉक बेस्ड ऑन व्हाट एन इंटरनेट वेबसाइट प्रमोट्स, यानी कि अगर कोई भी एक वेबसाइट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को प्रमोट कर रही है या कोई और उसको सजेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सही होगी, क्योंकि फ्रॉड चीज़ों को भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट प्रमोट्स करती हैं ताकि उनको भी पैसा मिल सके। तो इसलिए किसी भी वेबसाइट के प्रमोशन को आकर उस प्रमोशन को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता, आपको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। और इसमें लास्ट थर्ड पॉइंट दिया है, इन्वेस्टिंग इन वेरी लो प्राइस स्टॉक और व्हाट आर नोन एज पेनी स्टॉक्स डू नॉट गारंटी हाई रिटर्न्स। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी बहुत ही सस्ती सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दोगे, आपको बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाएंगे उसके, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट दिया हमें, बी कॉशियस अबाउट स्टॉक विच शो अ सडन स्प्लट इन प्राइस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यानी कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जो अचानक से बहुत ज्यादा हाई रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है या अचानक से बहुत ज्यादा लो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक से आपको क्या रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने में या तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा लॉस, तो उनसे थोड़ा सा दूरी रहने में फायदा रहता है। लास्ट इसमें दिया है, एनी एडवाइस और टिप that claim that there are huge returns expected especially for acting quickly may be risky and may be lead to loss some most of your all of your income। यानी कि अगर ऐसा कोई एडवाइस है, ऐसा कोई क्लेम है जो आपको ऐसा मतलब ऐसा प्रॉमिस करके अगर आपको कोई दे रहा है कि हम आपको ह्यूज रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे, हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे, प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा होगा, रिस्क की चांसेस बहुत कम है, तो इस तरह के जो प्रोमिसेस, इस तरह के जो एडवाइसेस क्लेम करते हैं उसमें आपका ज्यादातर चांस रहता है कि वो एक रिस्की सिक्योरिटी है, उसमें इन्वेस्ट करने से जितना दूर रहो उतना बेहतर है, क्योंकि वो आपका जो अमाउंट है जो भी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे या तो थोड़ा सा उसमें लॉस हो जाएगा या फिर ऑल ऑफ योर मनी यू कैन लूज, यानी कि जितना भी आपका पैसा है आप वो लूज कर सकते हो। सो इस तरह की ये जो प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचनी है, समझनी है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे दिया कुछ डूज एंड डोंट्स शुड एन इन्वेस्टर बेयर इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करो तो यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी मार्केट दे रखा है। तो जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं वो क्या है उसमें आपको बस समझा देती हूँ कि जैसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो इंटरमीडिएट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक सर्टिफाइड एक वेरीफाइड ब्रोकर सब ब्रोकर होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो अपने ब्रोकर और सब ब्रोकर के साथ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप दोनों के ही लिए क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, ना आपका क्लाइंट ना आपका ब्रोकर, दोनों के साथ में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इंश्योर जो भी आप डिटेल्स दे रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना नो योर क्लाइंट फॉर्म फिल किया हो। ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है ताकि आप पता कर सको कि आपका क्लाइंट क्या है। ये ब्रोकर के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि उसे पता है कि उसका क्लाइंट कौन है, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो ये सब नो योर क्लाइंट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। दूसरा दिया है इंश्योर करना है कि जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारी पोर्टफोलियोज, वो सारी चीजें आप ढंग से पढ़ो, समझो और उसके बाद ही क्या करो, एक्नॉलेज करो, उसके बाद ही उसको समझ के इंश्योर करो कि हाँ आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ढंग से पढ़ने हैं, समझने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसमें दी है, क्या रिस्क डिस्क्लोजर उस डॉक्यूमेंट में है, जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिस्क कितना बनता है। आगे दिया है इंसिस्ट
ऑन एन कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड बाय अ ब्रोकर ओनली फॉर ट्रेड्स रन ईच डे, यानी कि जो भी आपने ट्रेड करी है आपके ब्रोकर ने आपके लिए, तो उसको आप इंसिस्ट करो कि वो विद इन 1 डे ही आपको क्या करे, उस 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड कर दे और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। इंश्योर करना है ये भी चीज़ कि जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव करो तो वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिसीव हो जाए। ऐसा नहीं कि आज जो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलना था वो 2 दिन बाद मिल रहा है, 2 दिन बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको 3 दिन बाद मिल रहा है। इस तरह का डिले नहीं होना चाहिए। आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट जिस दिन की ट्रेडिंग है उस दिन ही मिल जाना चाहिए। और आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका ब्रोकर का नाम, ट्रेड टाइप, नंबर, ट्रांजैक्शंस, ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट में होनी चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा ऑथोराइज सिग्नेचरी से, यानी कि जो ब्रोकर है हमारा वो ऑथोराइज सिग्नेचर उसके होने चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट पे। अगर सिग्नेचर नहीं है, स्टैंप नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको जेन्युइननेस चेक करनी है कि आपका जो मतलब आपका जो ब्रोकर जो आपके लिए काम कर रहा है, जो ट्रेड है वो परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको चेक करना है कि वो कितनी जेन्युइन है, वो सच भी है या नहीं, तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हो। जो फैसिलिटी आपको एनएससी ने प्रोवाइड करी है, तो आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका ब्रोकर है, वो कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, आपकी ट्रेडिंग ढंग से कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसे चेकआउट भी कर सकते हो। अब जब आप क्या करते हो, अपने शेयर्स को डिलीवर कर रहे हो, while delivering shares to your broker to meet your obligation, ensure that delivery instruction are made only to designated account of a broker only, यानी कि जो भी आप शेयर्स को डिलीवर कर रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे सारी सिक्योरिटीज ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इंटरमीडियरी की हेल्प ली है तो आपका ब्रोकर या तो सेल करेगा, बाय करेगा, जो भी करेगा आपका ब्रोकर ही आपके लिए करके देगा। आपका इंटरमीडियरी आपके लिए सारी डिलीवरीज करेगा शेयर की। तो आपको वो चेक करना है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स को डिलीवर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इस चीज का ध्यान रहे कि आपका जो ब्रोकर है उसके अकाउंट से ही वो सारी चीजें होनी है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपके लिए परफॉर्म कर रहा है तो अकाउंट जो है वो आपको ढंग से चेक करना है कि सबसे सारा काम सही से हो रहा है या नहीं। तो अब इसका सेकंड पॉइंट ये है, लास्ट सेकंड, कि इंसिस्ट ऑन पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स of funds and securities from your broker, cross check and reconcile your account promptly and in case of discrepancy bring it to the attention of your broker immediately। यानी कि जो भी आपको periodically statements दी जा रही हैं, जो भी अकाउंट फंड आपको दिया जा रहा है, जो भी सिक्योरिटीज आपका ब्रोकर आपको समझा रहा है कॉन्ट्रैक्ट नोट में कि इस तरह से ट्रेड हुई है, तो आपको क्या करना है, उसे क्रॉस चेक करना है कि आपके ब्रोकर ने आपको बता दिया ठीक है, पर आप उसे खुद से भी क्रॉस चेक करो कि उसने मुझे सही बताया, सही तरीके से उसने मेरी सारी सिक्योरिटी ट्रेड करी है या नहीं। पर अगर आपको ऐसा लगा कि उसने तो कुछ गड़बड़ करी है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में कुछ समझ नहीं आ रहा, या ऐसा लग रहा है कि कुछ सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग थोड़ी सी इधर उधर हो रखी है, तो आप क्या करो, फटाफट से अपने ब्रोकर को बुलाओ और उसे ये चीजें दिखाओ, समझाओ कि ये क्या है इसमें, क्योंकि आपके बीच में कंफ्यूजन रहा ना, और अगर उसने कुछ आपके साथ गलत हुआ तो फिर तो आप फंस जाओगे, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो आप उस गड़बड़ को ठीक करो, अपने ब्रोकर के साथ बात करो और उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करो। आगे दिया, प्लीज इंश्योर दैट यू रिसीव पेमेंट डिलीवरी फ्रॉम योर ब्रोकर फ्रॉम द अकाउंट ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय यू विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द पे आउट डे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आप डिलीवरीज कर रहे हो सिक्योरिटीज की, जो भी पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारी ट्रांजेक्शन आपको कब तक मिल जानी चाहिए, विद इन 1 वर्किंग डे, आपके एक दिन के अंदर अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी पेमेंट्स और डिलीवरी आपको मिल जानी चाहिए। आगे दिया है, इंश्योर दैट यू डू नॉट अंडरटेक डील्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो होगा हमारे डूज जो आपको काम करना है। अभी यहाँ पे डोंट्स जो आपको नहीं करने, तो क्या है यहाँ पे कि किसी के भी बिहाफ पर, किसी की भी सजेशन पर कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ट्रेड कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो इस तरह से किसी के भी बिहाफ पर आपको क्या करना है, ये नहीं करना कि आप ट्रेड करने पहुंच गए। आपको अपने नाम पे ट्रेड करना है और जो भी आप चेक वेक बनाते हो पेमेंट करने के लिए, वो भी आपको अपने नाम पे करना है। अगर आपका फ्रेंड्स अकाउंट है, फैमिली मेंबर अकाउंट, बैंक अकाउंट है, तो बात अलग है, वरना आपको वो सारी चीजें अपने नाम पर ही करनी है, किसी और के लिए नहीं। आगे दिया, सिमिलरली द डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप शुड बी फ्रॉम योर ओन डीमैट अकाउंट, नॉट फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर। यानी कि आपका जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, अपनी डिलीवरीज की गई है आपके डीमैट अकाउंट से, वो सारी आपके नाम पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और के नाम पर उन सिक्योरिटीज को डिलीवर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके नाम पर होनी चाहिए। डू नॉट साइन ब्लैंक डिलीवरी। अब हाँ, आपको क्या करना है, जिस तरह से आप ब्लैंक चेक साइन करके नहीं रखते, उसी तरह से आपको अपनी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, यानी कि जिसमें आप अपनी सिक्योरिटीज को डिलीवर करते हो, वो भी आपको ब्लैंक साइन करके नहीं रखना है। यानी कि आपको जो आपकी ब्लैंक डिलीवरी स्लिप है,
वो आपको सिग्नेचर करके उस पर साइन करके नहीं रखनी है, अदरवाइज कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। जो भी आपका इंटरमीडिएट है जो मार्केट में क्या कर रहा है आपके लिए काम कर रहा है, सो नो इंटरमीडिएट इन द मार्केट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एश्योरिंग फिक्स रिटर्न, हेंस डू नॉट गिव योर मनी एज डिपॉजिट अगेंस्ट इंश्योरेंस ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर कोई भी इंटरमीडिएट आपसे आकर बोले, कोई भी इंसान आपसे आकर बोले कि हम आपको इंश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, आपका लॉस तो होगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रॉफिट होगा, तो इस तरह की जो अफवाहें, इस तरह की बकवास पे आपको यकीन नहीं करना, क्योंकि कोई भी इंटरमीडिएट इस तरह का एश्योरेंस आपको नहीं दे सकता कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो उससे दूर रहो और उसको अपना पैसा मत दो इन्वेस्ट करने के लिए। आगे दिया है पोर्टफोलियो ऑफ मैनेजमेंट सर्विस कुड बी ऑफर्ड ओनली बाय इंटरमीडिएट्स हैविंग स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ सेबी फॉर पीएमएस, हेंस डू नॉट पार्ट योर फंड्स टू अनऑथराइज्ड पर्सन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी कि जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है, किसी कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है, तो वो कोई भी इंटरमीडिएट यूं ही नहीं कर देता, वो सेबी से अप्रूव लेकर जो ब्रोकर्स हैं वो तब अपने ये पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो आप किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से वो मत करवाओ, क्योंकि उसमें फिर आपको रिस्क रह सकता है, वो आपको फ्रॉड भी कर सकता है। पर जो लोग प्रॉफिट अर्न करने के सिवा वो क्या कर रहे हैं, जो अप्रूव्ड है सेबी से फॉर पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। आगे दिया डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज अ वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, डू नॉट लीव साइन ब्लैंक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होता है वो क्या होता है, एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, आप अपनी सिक्योरिटीज को डिलीवर करते हो, तो उसे कभी भी आपको ब्लैंक साइन करके नहीं रखना होता, अदरवाइज उसका मिसयूज हो सकता है। आगे दिया बी कॉशियस व्हाइल टेकिंग फंडिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट एज दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट कवर अंडर सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज। जब भी आप क्या करो, अपने जो भी आपका ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट है उसके संग आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपना फंड किसी भी इंटरमीडिएट को प्रोवाइड कर रहे हो तो वो किसी भी सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म के अंडर नहीं आते, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किसको पैसे दिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी एक ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट को ही अपना पैसा दो, ताकि आप इजीली अपनी सेटलमेंट करवा सको। इंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स under unique client code allotted to you, do not expect trades executed under some other client code to your account। यानी कि जब भी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस करे हैं, तो आप ध्यान रखो कि जो भी आपका क्लाइंट कोड है, जो भी आपका अपना पर्सनल अकाउंट है, उसके थ्रू ही क्या करो, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। आपको यहाँ पे किसी और का क्लाइंट कोड लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही क्या करो, अपनी वो सिक्योरिटीज उनकी ट्रेडिंग परफॉर्म करो। व्हेन यू आर ऑथराइजिंग someone through power of attorney for operation of your DP account, depository account, make sure that your authorization is in favor of registered intermediary only। यानी कि आपकी जो authorization होनी चाहिए वो किसके साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, किसी एक verified intermediary के साथ। दूसरा, authorization is only for limited purpose for debits and credits arising out of valid transaction executed through that intermediary only। अब यहाँ पे दिया है कि जो हमारा इंटरमीडिएरी होता है, जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी होना चाहिए। आगे दिया you verify DP statement periodically even every month fortnight to ensure that no unauthorized transaction have take place in your account। यानी कि जब भी आप क्या करो, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल रहा है टाइम टू टाइम, तो उसी के साथ साथ आपको अपने जो भी आपकी periodically स्टेटमेंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी गई हैं, वो आपको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करनी चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से परफॉर्म नहीं हुई है। इसका लास्ट सेकंड पॉइंट दिया है, ऑथराइजेशन गिवन बाय यू हैज बीन प्रॉपर्ली यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच ऑथराइजेशन हैज बीन गिवन। यानी कि जो भी आपको ऑथराइजेशन दी गई है कि आप सारी चीजें अच्छे से ट्रांजैक्ट करो, सारी चीजें ये चेक करो कि आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, आपकी डिपॉजिटरी स्टेटमेंट्स, वो सारी सही से चल रही हैं, तो आपको उस ऑथराइजेशन का मिसयूज नहीं करना, आपको जिस काम के लिए वो दी गई है उसी का आप सही से यूज करो। और आगे दिया, इन केस यू फाइंड रॉन्ग एंट्रीज प्लीज रिपोर्ट इन राइटिंग टू द ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टेटमेंट्स में, आपके अकाउंट में कोई भी एक रॉन्ग एंट्री है, कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग हुई है, तो आप क्या करो, उसको रिटर्न फॉर्म में अपने ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी को ट्रांसफर करो कि यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ है, आपको समझ नहीं आया, तो आप वो उसे बताओगे तो फिर वो आपको समझाएगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर आप लोग उसे डील कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट एक्सपेक्ट अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ब्रोकर ने आपको दिया और वो अनसाइंड है या फिर डुप्लीकेट है, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना, आपको ओरिजिनल और एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट ही अपने पास रखना होता है। डोंट एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स
बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन, यानी कि अगर आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ब्रोकर ने दिया और वो सिग्नेचर भी उस पर हो रखे हैं पर वो किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के हैं, यानी कि वो कोई ऑथोराइज्ड ब्रोकर या फिर सेबी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो कोई भी अनऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको अपने पास नहीं रखना होता। और अगर आपकी सिक्योरिटीज की पेमेंट में डिलीवरी में डिले होती है तो वो भी आपको नहीं अपने बेयर करनी है। आपको उसके अलावा आप कंप्लेन फाइल करना चाहो तो कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो, या फिर अपने ब्रोकर से एक बार बात करना चाहो तो उससे बात कर सकते हो कि मुझे अपनी सिक्योरिटीज की पेमेंट में और डिलीवरी में कोई भी डिले नहीं चाहिए। तो इस तरह से डिले नहीं होना चाहिए ताकि आप जब ट्रांजेक्शन करो तो सारी टाइम टू टाइम कंप्लीट होनी चाहिए। इन द इवेंट ऑफ एनी डिसऑपीरियंस डिस्प्यूट्स प्लीज ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ द ब्रोकर इमीडिएटली, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जो आपने ट्रांजेक्शन करी है अपने ब्रोकर के साथ, अपने इंटरमीडियरी के साथ या उसके बिहाफ पर, तो आपको क्या रखना है, कोई भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसका नोटिस आपको अपने ब्रोकर के साथ में डील करने है। उस अपने ब्रोकर के साथ में रिटर्न फॉर्म में आपको नोटिस अपने ब्रोकर को प्रोवाइड कराना होता है, अपने इंटरमीडियरी को, ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी को ही प्रोवाइड कराना होता है अपनी वो डिस्प्यूट की वो नोटिस, ताकि वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके। इन केस ऑफ सब ब्रोकर डिस्प्यूट इन्फॉर्म द मेन ब्रोकर इन राइटिंग अबाउट the dispute at the earliest. If your broker sub-broker does not resolve your complaint within the reasonable period, please bring it to the attention of the investor service cell, यानी कि आपने अपने सब ब्रोकर या ब्रोकर को बताया जो भी आपकी डिस्प्यूट क्रिएट है इसके बारे में, आपने नोटिस भी लिख के दिया रिटर्न फॉर्म में, पर फिर भी अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपकी वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो, अपने उस प्रॉब्लम को आप इन्वेस्टर सर्विस सेल्स में ले जाकर के फाइल कर सकते हो। आप इन्वेस्टर ISC को आप बता सकते हो कि आपके पास में ये प्रॉब्लम है और आप इसका एक सोल्यूशन चाहते हो। नेक्स्ट है while logging a complaint with the investor grievances cell of the NSE, it is very important that you submit copy of your all relevant documents like contact note, proof of payment, delivery of share etc. जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हो तो ऐसी हवा में कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। कंप्लेंट फाइल करने के लिए अगर आप NSE के पास जाते हो और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में अपनी वो कंप्लेंट फाइल करवा रहे हो तो आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपकी प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपने वो सिक्योरिटी की पेमेंट करी भी है या नहीं, उसका प्रूफ, डिलीवरी ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स डिलीवर करे हैं या नहीं, उस सबकी वो जो भी प्रूफ है, रियल प्रूफ आपको क्या करना है, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल को सबमिट करने पड़ते हैं ताकि वो चेक कर सके कि हाँ आपकी तरफ से सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्टेड है, कहीं और जो कुछ और प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सके। तो आपको सारी उनकी हेल्प करनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने पड़ते हैं। इस पूरे का लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट पॉइंट क्या दिया है, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज सेबी बिफोर कैरिंग आउट एनी ट्रांजेक्शन, यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करो तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेबी ने, NSE ने, स्टॉक एक्सचेंज ने आपके लिए बनाए हैं उन सभी को आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो, समझो और उनके अकॉर्डिंग ही अपना सारा काम करो। अब आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है व्हाट आर द प्रोडक्ट डेल्ट इन सेकेंडरी मार्केट। जो भी हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसमें हम किस तरह के सिक्योरिटीज को, किस तरह के प्रोडक्ट को डील करते हैं। तो पहला दिया हमारा शेयर्स। शेयर्स में भी हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा क्या, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, ये कमोडिटी है जो रेफर करती है कि ऑर्डिनरी शेयर से ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यानी कि क्या, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, हमें फ्रैक्शनल ओनरशिप, हमारा जो भी बिजनेस है उसका जितना भी पैसा हमने उसमें इन्वेस्ट किया उस प्रपोर्शन में हमें उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। अब हम बात करें हमारे राइट इशू और राइट शेयर्स की, तो ये क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर रेशियो में काम करते हैं। यानी कि द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ ratio to those already held at a price, for example 2:3 right issue at ₹125 would entitle a shareholder to receive 2 shares for each 3 shares held at price of 125 per shares। यानी कि ऐसा कह सकते हैं जो हमारे राइट इश्यूज थे वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक रेशियो में ही प्रोवाइड करते थे। तो राइट इशू, इक्विटी शेयर है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप उसके फ्रैक्शनल ओनर बन गए। पर राइट इशू में क्या है, आप एक रेशियो में ही क्या कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हो। बोनस शेयर्स क्या होता है, बोनस शेयर्स होता है जो हमें फ्री में मिल जाते हैं। बोनस नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि इशू शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जब कंपनी खुद से क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से क्या दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है, तो है बोनस शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या है कि ओनर ऑफ दीज काइंड ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू बी फिक्स्ड डिविडेंड एंड फिक्स्ड डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। यानी कि ये क्या है, इक्विटी शेयर्स में तो ये है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अब रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। और प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि ये ऐसा है कि आपका डिविडेंड फिक्स कर दिया जाता है, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका डिविडेंड है वो टाइम टू टाइम आपको डिलीवर होता रहेगा। इसमें अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो आपका नहीं, बहुत ज्यादा लॉस होता है तो वो भी आपका नहीं। आपका जो फिक्स डिविडेंड है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा और बस आप इस तरह से अपना डिविडेंड एंजॉय करो। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होता है, ये इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर है जो क्या करते हैं, डिविडेंड को मतलब कह सकते हैं एक्यूमुलेट करते हैं। यानी कि
if remained unpaid, all areas of preferences dividend have to be paid out before paying dividend on equity shares। यानी कि ये इस तरह के शेयर्स हैं कि इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर्स का पैसा देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हमें पहले पैसे पे करने पड़ेंगे। मान लो कि अगर आपने इन्वेस्ट किया आपकी सिक्योरिटीज में, आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर आपको क्या होगा, जो भी आपका डिविडेंड बनता है इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टर्स को पैसा देने से पहले आप क्या करोगे, प्रेफरेंस यानी कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आप डिविडेंड पहले प्रेफर करते हो, यानी कि उनको पहले देना पड़ता है क्योंकि उनका तो फिक्स्ड अमाउंट है, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा। और क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये इस टाइप का प्रेफरेंस शेयर है जो क्या करता है, डिविडेंड पेएबल ऑन सेम अक्यूमुलेट इफ नॉट पेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड डेट दीस शेयर्स विल बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। यानी कि ये क्या रहता है, ये कन्वर्टेबल है, यानी कि पहले आपने तो प्रेफरेंशियल शेयर में इन्वेस्ट किया पर एक स्पेसिफाइड डेट के बाद अगर आपने उन्हें पेमेंट उनका डिविडेंड पे नहीं किया तो उस स्पेसिफाइड डेट के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी कैपिटल में। यानी कि आपने प्रेफरेंशियल शेयर में इन्वेस्ट किया था और मानो कि 1 महीने बाद आपकी जो डेट है वो खत्म हो जाएगी और 1 महीने तक आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात करें बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स क्या होता है, ये हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। बॉन्ड इज अ नेगोशिएटेबल सर्टिफिकेट एविडेंस indebtedness. It is a normally unsecured. A debt security is generally issued by a company, municipality or government agency. A bond investor lends money to the issuer and in exchange the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. Bonds हमारे क्या होता है, ये एक complete promise होता है। ये हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या फिर जो हमारी कॉर्पोरेट्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, ये हमारे बॉन्ड्स को इशू करती हैं। अब बॉन्ड्स में क्या होता है, ये एक प्रॉमिस होता है बिटवीन द इशूअर एंड द लेंडर। तो ये दोनों आपस में प्रॉमिस करता है कि एक पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफाइड डेट होती है उस तक, जो भी उनकी मेच्योरिटी डेट होगी उस तक के क्या करेंगे, जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो और जो उसमें इंटरेस्ट अमाउंट जो भी जनरेट हो रहा है वो अमाउंट, वो दोनों क्या करेंगे, मेच्योरिटी डेट आने तक वो उसे हमारे इन्वेस्टर को पे कर देंगे। तो बॉन्ड एक प्रॉमिस होता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू, no periodic interest is paid, the difference between the issue price and redemption price represent the return to the holder, the buyer of these bonds receive only one payment at the maturity of the bond। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड हमारे इशू होते हैं डिस्काउंट प्राइस पर, यानी कि जो इनकी रियल वैल्यू होती है उससे क्या होता है, डिस्काउंट पर ये इशू होता है। उसके बाद ये जब इनकी मेच्योरिटी डेट आती है तो इनकी जो फेस वैल्यू होती है वो हमें रीपे कर दी जाती है। मान लो कि हमारा जो बॉन्ड था उसकी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 रुपए थी पर वो हमें डिस्काउंट पे मिला मान लो 4,000 रुपए का, तो हमें डिस्काउंट में मिल गया। तो मेच्योरिटी डेट आने तक हमने सब क्या किया, सिर्फ 4,000 रुपए इन्वेस्ट करे और मेच्योरिटी डेट यानी कि 1 महीने 2 महीने जब तक का वो बॉन्ड है उस डेट को आने तक इसके हमें ये जो भी रियल फेस वैल्यू होती है वो हमें पे कर दी जाती है। मान लो हमने 4,000 रुपए खरीदा था और मेच्योरिटी डेट पे हमें क्या अमाउंट पे हो जाएगी, हमारे 10,000 रुपए पे हो जाएंगे। तो ये हमारे जीरो कूपन बॉन्ड होता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है कि ये अ बॉन्ड गिवन द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस, यानी कि ये वो बॉन्ड होता है जिन्हें हम चाहें तो क्या कर सके, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक हम एक कन्वर्जेबल प्राइस दे करके, अगर हमने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और हम चाहते हैं कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो वो बॉन्ड बन गया हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, यानी कैसे कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेयर और डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट एज अ मीन ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये गवर्नमेंट्स के थ्रू क्या की जाती है, गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करती है, इस सिक्योरिटी को इशू करती है और लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट अप टू 1 ईयर, सिर्फ लगभग 1 साल के लिए क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिल जाए और वो अपनी कैश रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और बाकी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिल जाए। इसी के साथ हमारा ये पूरा खत्म होता है। अब बात करेंगे अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में दिया है व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, यानी कि हमें इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी से इन्वेस्ट करने में क्या होता है। तो इतना तो हमें पता है कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें उस कंपनी की उस प्रोपोर्शन में ओनरशिप हमें अलॉट की जाती है। तो यहाँ पर उसके 2 पॉइंट भी ये दोनों समझते हैं। इक्विटी क्या कही जाती है, इक्विटी सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग कंसीडर करी जाती है क्योंकि इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें इक्विटीज में ही देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिवॉर्डिंग सिक्योरिटी हमारी कौन सी होती है, इक्विटीज। रिसर्च स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन सम शेयर्स विद अ लॉन्गर टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव यील्डेड फॉर सुपीरियर रिटर्न्स देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हम देखें तो किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से बेहतर अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें, एक सही इक्विटी में जिसमें हमें फायदा हो, तो आज तक सबसे ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टेन्योर में, यानी कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली जो सिक्योरिटी है वो हमारी इक्विटी ही है और इसमें हमें लगभग 16% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में फायदा रहता है। सो व्हाट हैज बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज इन इंडिया, जो इक्विटी हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिस इक्विटी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका
एक एवरेज रिटर्न, मोटा मोटा अगर हम अंदाजा लगाए तो एक एवरेज रिटर्न हमें क्या मिलता है, तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है जो हमें एवरेज रिटर्न देती है वो लगभग 16% का अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है। और जो भी डिविडेंड जो भी कैलकुलेट होता है वो लगभग 1.5% का डिविडेंड एनुअली हमें मिलता है। तो कह सकते हैं इक्विटी में अगर हम इन्वेस्ट करें और हमारा प्रॉफिट हो तो 16% का प्रॉफिट हमें मिलता है और डिविडेंड भी 1.5% तक का हमें मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। पर इक्विटीज हमें प्रॉफिट भी देती हैं और अगर घाटा होता है, लॉस होता है, तो इक्विटीज में लॉस भी काफी ज्यादा होता है। तो रिस्क में इक्विटी सबसे आगे रहती है। आगे बात करें कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला दिया है स्टॉक स्पेसिफिक, दूसरा दिया है मार्केट स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो होता है हमारा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, उस कंपनी को लेकर के हमारे या उसके कस्टमर्स की क्या सोच है, क्या वो रखते हैं। जैसे अगर एक कंपनी है, जैसे मान लो कि एप्पल है, उसकी जो अगर हम देखें उसके स्टॉक स्पेसिफिक काफी हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो उसके कस्टमर्स हैं उनका मानना है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी चलती है और कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है, तो उसका स्टॉक क्या रहता है, हमेशा ना एक हाई प्राइस पे रहता है कि उसको काफी अच्छी नजरों से देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट काफी ज्यादा हम कहते हैं कि अच्छे माने जाते हैं, तो इसलिए उसका स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस क्या रहता है, अच्छा रहता है। बात करें मार्केट स्पेसिफिक, तो मार्केट स्पेसिफिक होता है कि ओवरऑल मार्केट को देख करके चलना, कि मान लो अगर वर्ल्ड वॉर हो जाए तो उसके बाद हम सिर्फ एक कंपनी को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट का क्या चल रहा है। वर्ल्ड वॉर में तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, तो इसलिए फिर तब हमारा जो प्राइस है, हमारे स्टॉक के प्राइस वो डिफाइन होता है हमारे मार्केट से। अब पूरी की पूरी मार्केट ही अगर लॉस में जाएगी तो एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरह से रेज कर सकती है, वो नहीं रेज करेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर होता है और मार्केट स्पेसिफिक पूरी की पूरी कंपनी को लेकर होता है। आगे बात करें व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक। अब ये ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक क्या होता है, तो यहाँ दिया है ना ग्रोथ स्टॉक। सो इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वी केम अक्रॉस terms such as growth stock, value stock, etc. Companies whose potential for growth in sales and earning are excellent are growing faster than other companies in the market or other stocks in the same industry are called growth stocks. These companies usually pay little or no dividend and instead prefer to reinvest their profit in their business for further expansion. तो हम कह सकते हैं ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है। अब अगर हम जब मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में आता है तो हमें दो टर्म सुनने को मिलते हैं, एक होती है हमारी ग्रोथ स्टॉक, दूसरी होती है वैल्यू स्टॉक। तो ग्रोथ स्टॉक हमारी उन कंपनीज के लिए यूज होती है, टर्म उनके लिए यूज होती है कि जो कंपनीज क्या करती हैं अपने ग्रोथ को इंक्रीज करने में लगी हैं। मतलब वो अभी ऐसा नहीं है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने में लगी है, नहीं, उनका काम है कि जो भी उनकी सेल्स हो रही है, जो भी वो अर्न कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्सीलेंट वे में उसे अर्न करें, अपने कैपिटल को रेज करें और उसके बाद जो भी उनका कैपिटल रेज हुआ, जो भी फंड उन्होंने जनरेट किया, उसके बाद वो नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स, यानी कि हम अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करते हैं, तो या तो ये कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करेंगी या फिर नो डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करते हैं, या फिर या तो बहुत ही कम डिविडेंड पे करेंगे या फिर डिविडेंड पे ही नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को। इंस्टेड ये क्या प्रेफर करती हैं कि जो प्रॉफिट बना उसी को दोबारा से री इन्वेस्ट करो अपनी कंपनी में और अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करो। तो इस तरह से ये स्टॉक्स क्या होता है, ये होता है हमारे ग्रोथ स्टॉक। आगे बात करें अगर वैल्यू स्टॉक की, तो ये क्या, ये हिडन वैल्यू है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि दीज कंपनी में हैव बीन बीटन डाउन इन प्राइस बिकॉज ऑफ सम बैड इवेंट्स और मे बी इन एन इंडस्ट्री दैट नॉट फेंस्ड बाय मोर इन्वेस्टर्स। हाउएवर इवन अ कंपनी दैट हैज सीन इट्स स्टॉक प्राइस डिक्लाइन स्टिल हैज एसेट्स टू इट्स नेम, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, इन्वेंटरीज, सब्सिडरीज एंड सो ऑन। ठीक है, एक मिनट बस, ठीक है। Many of these assets still have value, yet the value may not be reflected in the stock price. Value investor look to buy stocks, but they are undervalued and then hold. अरे ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। वैल्यू स्टॉक क्या है, जैसे ग्रोथ स्टॉक तो हुई कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा है और जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो उसे री इन्वेस्ट करके और ज्यादा ग्रो कर रही है। पर वैल्यू स्टॉक क्या है, वैल्यू स्टॉक हम कह सकते हैं ये ऐसी कंपनी है जिसमें अगर कोई कंपनी क्या है, अगर वो मार्केट में आई, उसने काम किया, बट अगर किसी बैड इवेंट की वजह से उसकी कंपनी क्या है इतनी बेहतर नहीं चल पाई या उसके जो कॉम्पिटिटर थे वो ज्यादा ग्रो कर गए, वो थोड़ी पीछे रह गई, तो इस तरह की कंपनी क्या है, अब वो उसका स्टॉक प्राइस डिक्लाइन हो गया, यानी उसका स्टॉक प्राइस कम हो गया। अब उसको कह सकते हैं थोड़ा सा वो पीछे रह गई। तो अब इस कंपनी के पास में ऐसा नहीं है कि असेट्स नहीं है, ये आगे बढ़ नहीं सकती, उसके पास असेट्स हैं, पर किस नेम में, बिल्डिंग के नाम पे, रियल एस्टेट के नाम पर, उसके पास जो इन्वेंट्रीज हैं, सब्सिडरीज हैं, उसके पास जो अलग अलग उसने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सब, तो वो सब इसकी क्या है, हिडन वैल्यूज है, यानी कि वो सामने से देखोगे तो
पता तो नहीं चलेगा। अगर मैंने कहा कि ये कंपनी जो है वो डूबती जा रही है, पर उसके जो रियल इस्टेट है, उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, उन सबकी अपने आप में एक वैल्यू है, तो हम बिल्डिंग का सिर्फ स्टॉक प्राइस देखें तो वो डिक्लाइन दिख रहा है हमें, पर उसकी वैल्यू ओरिजिनली अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बिल्डिंग्स पे, उसके रियल इस्टेट में उसकी वैल्यू अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो स्टॉक प्राइस क्या करता है, जो हिडन वैल्यू को शो करें, यानी कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी खास अगर नहीं भी है, इतना ज़्यादा अगर स्टॉक प्राइस नहीं भी है, तो वैल्यू स्टॉक क्या है, उस वैल्यू को दिखाएगी जो हिडन है। तो ग्रोथ स्टॉक क्या है, जो हमारी कंपनी की ग्रोथ को हमें नजर आए कि हाँ ये हमारी कंपनी इस तरह से ग्रो कर रही है। और वैल्यू स्टॉक क्या है, जो उसकी हिडन वैल्यूज है हमारी किसी भी कंपनी की, उसको शो करें। आगे बात करें हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर्स। अगर किसी को इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, उसे एक्वायर करना है, तो किस तरह से कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉर्पोरेट को जाकर के, उसकी प्राइमरी मार्केट में जाकर के आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉर्पोरेट ने सिक्योरिटीज इशू करी है आप उनको ले सकते हो। अगर आपको सीधा क्या करते हो, प्राइमरी मार्केट में, यानी कि जो कॉर्पोरेट ही अपने सिक्योरिटीज को इशू करेगी, सीधा कॉर्पोरेट से उस इश्यूज को लेते हो, तो आप डायरेक्ट क्या बनते हो, इक्विटी होल्डर के, आप इक्विटी होल्डर बन जाते हो। समझे। अब आगे बात करें व्हाट आर, एक मिनट बस, व्हाट इज बिड एंड आस्क प्राइस। बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है, सो द बिड इज द बायर प्राइस। समझे, जो खरीद रहा है वो प्राइस जो लगाएगा, जो बोली लगाएगा, बायर जो प्राइस लगाएगा, वो होती है हमारी बिड। ठीक है। सो इट इज द प्राइस यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू सेल अ स्टॉक। तो बिड प्राइस क्या होती है, बायर की प्राइस, बीबी, इस तरह से याद रखना, बिड बायर। तो जो बायर प्राइस लगाता है, जैसे मैंने कहा हम दुकान पे गए, मैंने कहा कि ये ड्रेस मुझे पसंद है, मैं इसके 500 रुपये देने को तैयार हूँ, तो ये मैंने बिड लगाई। बायर ने जो प्राइस लगाया वो बिड। और आस्क प्राइस क्या है, जो सेलर हमसे मांग रहा है, कि सेलर ने बोला वो मेरे को ये ड्रेस बेच रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो 800 में बेचूंगा, तो सेलर ने जो प्राइस लगाई वो है आस्क। वो उस प्राइस को आस्क कर रहा है, मैंने बिड लगाई है कि नहीं मैं इसे 500 में ही लूंगी। तो आगे आपको समझ में आया बिड और आस्क प्राइस क्या होती है। आगे बात करें व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। मैंने अभी तक आपको समझाया कि किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करना है, और सही पोर्टफोलियो है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो होता क्या है, सो पोर्टफोलियो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करती है, उसी तरह जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिविजुअल्स लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो में होता है हमारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, हमारे डिफरेंट एसेट्स जो है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं। अब उसमें शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट, हमारे कमोडिटीज, गोल्ड, आर्ट एंड रियल इस्टेट, ये सब हमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स। डाइवर्सिफिकेशन बोले तो डाइवर्सिफिकेशन नाम से ही समझ में आता है। देखो थोड़ा अगर साइड में से आवाज आए ये ठक ठक की, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे पैसे को एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेहतर हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि अगर कोई एक स्टॉक गिर भी जाए तो हमें बाकी स्टॉक्स क्या दें, प्रॉफिट दें। तो ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि अलग अलग पूरे एक पोर्टफोलियो में ढंग से इन्वेस्ट करना, यानी कि अलग अलग कमोडिटीज में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। अब हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का कुछ फायदा भी होता है या नहीं होता, तो अब ऐसी बात है, अगर हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, पोर्टफोलियो यानी कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उन सबका है कॉम्बिनेशन, तो अगर हमारा कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ जैसे फार्मेसी सेक्टर को लेकर ही है, और क्या होता है फार्मेसी सेक्टर थोड़ा सा कह सकते हैं हाइप पे न जाकर के लो में चला जाए, तो हमारा तो पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें तो लॉस देखने को मिलेगा। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना अपने इन्वेस्टमेंट एसेट्स के। तो एक अगर हमारे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो वो गुड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, असेट्स क्लास जो है हमारी, यानी कि हमारे अलग अलग असेट्स जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और एक वाइड रेंज को कवर कर रहे हैं। आपने ऑटोमोबाइल्स में भी लगाया, आपने इंजीन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड पे भी लगाया, आपने अपना कह सकते हैं मेकअप एंड ब्यूटी साइड पे भी लगाया, आपने टेक्सटाइल में भी लगाया। तो अब ये सारी कंपनियां एक साथ तो नहीं गिर सकती, कोई एक आधी कंपनी अगर हमें लॉस दे भी, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या करेगा, हमें एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कि हम बाकी और कंपनी से प्रॉफिट उठा सकें। तो इस तरह से ये होता है। और देखो यहाँ पे काफी फेमस लाइन भी है, इफ यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ एसेट एंड मार्केट यू विल रिड्यूस योर रिस्क, यानी कि अगर आप क्या करोगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करोगे, ज्यादा अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, अपना रिस्क जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लोगे, बहुत कम रिस्क आपका रह जाएगा। और अगर बात करें इस लाइन की, सो नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि आपको अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग जगह रखना चाहिए। सोचो कि आपकी वो बास्केट गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे ना, पर अगर अलग अलग
रखा होगा अपने अंडों को, तो अगर एक बास्केट गिर भी गई और एक अंडा टूट भी गया तो कोई बात नहीं, बाकी सारे तो बच जाएंगे ना। तो इस तरह से। अब व्हाट इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे पहली लाइन में समझाया गया है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें एक पार्टी अपने पैसे को लेंड करती है और दूसरी पार्टी उस पैसे का यूज करती है, और जो भी उसका इंटरेस्ट रेट होता है वो एक मेच्योरिटी रेट पे आकर बोरोअर जो होता है वो लेंडर को वो पैसे विद प्रिंसिपल अमाउंट एंड विद इंटरेस्ट पे कर देता है। और जो हमारी गवर्नमेंट है जब वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बनाती है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट निकालती है, तो इंडियन सिक्योरिटीज उसको क्या नाम देती है? उसको नाम देती है वो बॉन्ड्स का। तो आपको समझ में आएगा व्हाट आर द फीचर ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हैव 3 फीचर्स। पहला कौन सा है? मैच्योरिटी, कूपन एंड प्रिंसिपल। तो मैच्योरिटी देखते हैं। मैच्योरिटी हम रेफर करते हैं बॉन्ड की उस डेट को जिस दिन हमारा जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, यानी कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए। तो मैच्योरिटी डेट आएगा, आपको समझ में आएगा कि जिस दिन हमारा बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। इस टाइम पे जैसे कि आपने 1 जनवरी 2024 को अपना बॉन्ड तैयार किया, अब मान लो आपने 1 साल के लिए अपना बॉन्ड रखा, तो यानी कि अगले साल 1 जनवरी 2025 में वो आपका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, यानी कि उस टाइम पे आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हो गया मैच्योरिटी। कूपन क्या है? कूपन रेफर करता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट को, हम अपने उस बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो गया हमारा कूपन। और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट हमारी वो अमाउंट है जो हमने बोरो करी है, यानी कि लेंडर ने जो पैसे हमें दिए हैं, हमारे इन्वेस्टर ने जो पैसे हमें दिए हैं, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो कि 1 जनवरी 2024 को आपने 1 लाख रुपए क्या करा था? बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो यानी कि आपने 1 लाख रुपए दिए, तो आप हो गए लेंडर, और आपने जिसको भी दिए वो 1 लाख रुपए, तो वो हो गया लेंडर। तो उसने वो 1 लाख रुपए लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुई? 1 लाख रुपए। मान लो 10% का इंटरेस्ट लिया था, तो कूपन होगा 10% का, और फिर 1 साल बाद हमारा टाइम पीरियड जो भी इंटरेस्ट बनता है वो हमें पे होकर मिल जाएगा 1 साल के बाद। तो व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पेएबल बाय डिबेंचर और बॉन्ड? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है हमें डिबेंचर और बॉन्ड में, तो वो क्या क्या समझेंगे उससे? तो वो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बोरोवर ने हमसे पैसे लिए थे, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई गवर्नमेंट हो, जिसने भी हमसे वो पैसे लिए हैं, वो बोरोवर ने जो पैसे लिए हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा? वो पैसा, जो भी जितने पैसे लिए थे वो पैसे, और साथ ही साथ जो भी ब्याज उसका बनता है, एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है या मंथली है, वो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? फेस वैल्यू के साथ साथ पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट होता है ब्याज जो वो हमें पे करता है मैच्योरिटी डेट पर। अब ब्याज हम 3-4 तरीके से ले सकते हैं। एक पहला तो या तो आप एनुअली रिटर्न ले लो, या सेमी एनुअली ले लो, या फिर कह सकते हैं क्वार्टरली ले लो, या फिर मंथली ले लो। इस 4 तरीके से आप अपना इंटरेस्ट ले सकते हो। अब सेगमेंट्स बात करें कि डेब्ट मार्केट में क्या क्या सेगमेंट्स हैं, तो पहला तो सेगमेंट हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, दूसरा सेगमेंट है हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बॉन्ड का, और तीसरा सेगमेंट है हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो समझ ही गए होंगे, जो हमारे सेंट्रल, स्टेट ये सब स्पॉन्सर करते हैं सिक्योरिटी। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, तो जो हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर हो गए कि हमारे जो टैक्स फ्री हैं, या ऐसी कंपनियां जो हमारे मतलब पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं वो हो गई। और अगर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की बात करें, जो हमारी कंपनीज है कमर्शियल काम जो करती हैं, तो कमर्शियल पेपर एंड बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में आते हैं। अब बात करें हुआ द पार्टिसिपेंट इन डेब्ट मार्केट, डेब्ट मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है? सो डेब्ट मार्केट इज प्रीडोमिनेटली अ होलसेल मार्केट विद डोमिनेंट institutional investor participant. The investor in the debt market are mainly bank, financial institutes, mutual fund, provident fund, insurance companies and corporates. तो ये लोग क्या होता है हमारे डेब्ट मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं, ये उनमें मेजर पोर्शन में तो ये लोग देखे जाते हैं। आर बॉन्ड्स रिलेटेड फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो डिवेंचर्स होते हैं, वो उनकी क्रेडिट क्वालिटी के लिए रेट भी किया जाता है। जैसे हमने कहा ना, अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो नीचे आपको उसकी रेटिंग देनी पड़ती है कि 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है। तो इस तरह से जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनकी भी क्रेडिट क्वालिटी, वो कितने अच्छे से चलते हैं, कितना अच्छा उनका कैश फ्लो है, कितनी इजीली वो मैच्योर हो जाते हैं और कितना फायदेमंद वो है। तो इस सबकी उनकी क्रेडिट क्वालिटी की क्या बोलते हैं ना, रेट मिलते हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड ये है। तो वो जो रेट है, वो रेटिंग हमारी कौन करता है? वो हमारी क्रेडिट एजेंसीज करती हैं। जैसे कि इंडिया में कौन है? क्रिसिल, केयर, ICRA एंड फिच, ये क्या करते हैं? हमें रेटिंग करती है हमारे बॉन्ड्स की। आगे बात करें, हाउ कैन वन एक्वायर सिक्योरिटीज इन डेब्ट मार्केट। अगर हमें डेब्ट मार्केट में सिक्योरिटीज चाहिए तो हम किस तरह से उन्हें एक्वायर कर सकते हैं? तो कुछ नहीं, हमें जो गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका हमें प्राइमरी मार्केट में जाना है, क्योंकि ये भी तो हमने सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू करनी है। तो प्राइमरी मार्केट में जाओ, सीधा अपने जो इशूअर ने इस सिक्योरिटी इशू करी है, जो बॉन्ड इशू किया है, आप उसमें जाकर इन्वेस्ट करो और आप क्या कर सकते हो? डेब्ट मार्केट में से इस सिक्योरिटीज को एक्वायर कर सकते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो काफी लंबी था ये कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से हमारा छोटा सा चैप्टर डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 5 फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सो व्हाट आर स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। हमारे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कौन कौन से? पहला है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कस्टमाइज होता है बिटवीन 2 एंटिटीज। 2 पार्टीज आपस में बैठ के क्या करती हैं?
कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पर एक प्री एग्रीड प्राइस पर, यानी कि हम दोनों ने आपस में बैठ के नेगोशिएट किया, एक प्राइस डिसाइड किया, अब इस प्राइस पर हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करेंगे। तो यानी कि दो लोगों ने आपस में बैठ के फ्यूचर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और प्राइस उसका आज ही डिसाइड कर लिया। ये हो गया फ्यूचर, सॉरी ये हो गया फॉरवर्ड। अब फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर हमारा ये भी सिमिलर क्या है, एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज आपस में बनाती हैं। एक पार्टी सेल करेगी अपने कॉन्ट्रैक्ट को, एक पार्टी बाय करेगी, और क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पर सर्टेन प्राइस पर एक इन्होंने क्या कर लिया, एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर लिया कि हाँ इस टाइम पर और एक सर्टेन प्राइस पर ये लोग क्या करते हैं कि हाँ हम इस सिक्योरिटी को ट्रेड करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अब ये तो फॉरवर्ड जैसा ही हो गया। तो ये क्या है, फ्यूचर जो है वो फॉरवर्ड का ही एक स्पेशल टाइप होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल टाइप ऑफ फॉरवर्ड, समझे, यानी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर एक जैसा ही काम करते हैं। बस फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर हमारे क्या है, कह सकते हैं फॉरवर्ड का एक स्पेशल टाइप है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेंस दैट द फॉर्मर आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज फ्यूचर्स ऑफ द निफ्टी इंडेक्स। ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्यूचर्स हैं वो स्टैंडर्ड एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं और जो फॉरवर्ड हैं वो OTC पे ट्रेड किए जाते हैं। तो इसमें इनमें बस यही डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम है। और जब आप क्लास 12th में आ जाओगे तो फ्यूचर और फॉरवर्ड को लेकर पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है, तो आप उसे पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या करता है, अपने इन्वेस्टर को राइट देते हैं कि वो पर वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं देते, यानी कि इन्वेस्टर के पास में राइट तो है कि वो जब मन चाहे अपनी सिक्योरिटी को बाय और सेल कर सकता है, पर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे करना ही पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल या बाय, वो उसकी अपनी मर्जी चॉइस होती है। तो अंडरलाइंग डेट पर एक स्टार्टेड प्राइस पर वो क्या कर सकता है, ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकता है। तो बायर के पास में, सेलर के पास में राइट होता है पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऑप्शन में दो टाइप होते हैं, कॉल एंड पुट। तो कॉल क्या करता है, हमें बायर को, हमारे बायर को राइट देता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी क्वांटिटी को बाय कर सकता है जिसका अंडरलाइंग एसेट हो। तो डेरिवेटिव्स में हमारा अंडरलाइंग एसेट ही सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन होता है हमारा डेरिवेटिव्स का। तो कॉल्स में हमारे बायर को क्या मिलता है, बायर को एक राइट मिलता है कि वो क्या कर सकता है, अपनी क्वांटिटीज को, अपने अंडरलाइंग एसेट्स को वो बाय कर सकता है। पर पुट में क्या होता है, पुट में यहाँ पे हम सेल करने का हमें राइट मिलता है कि आप अपने अंडरलाइंग एसेट को सेल कर सकते हो, इसका हमारे पास राइट होगा। जो बायर है उसके पास राइट होता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को, अंडरलाइंग एसेट्स को सेल कर सकता है। सो NSE में प्रेजेंटली अभी ऑप्शंस में जो ट्रेडेड ऑप्शन में जो ट्रेड अवेलेबल हैं वो क्या हमारे निफ्टी, CNXIT, बैंक निफ्टी एंड 116 सिंगल स्टॉक्स। तो इनमें हम सब क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। वारंट्स की बात करें तो वारंट्स क्या है, ऑप्शन जनरली हैव लाइफ्स ऑफ अप टू 1 year, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज है मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ 9 months। लॉन्गर डेट ऑप्शन आर कॉल्ड वारंट्स, यानी कि जो हमारे ऑप्शन है, जो ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, सिर्फ 1 साल का। और ज्यादातर जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं हमारे मार्केट में वो 9 महीने के ही चलते हैं। पर अगर हम क्या करें, अपने ऑप्शंस को लंबे टाइम के लिए क्या करें, रख के रखें, यानी कि हम ऑप्शंस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तो उन्हें हम ऑप्शंस ना बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं वारंट्स। और बात करें ऑप्शन प्रीमियम की, तो जब भी हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, यानी कि ऑप्शन में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन को खरीदने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडवांस पे करना पड़ेगा, और उसी एडवांस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। बायर को ऑप्शन प्रीमियम पे करने के बाद ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ये ऑप्शन प्रीमियम। बात करें व्हाट इज कमोडिटी एक्सचेंज, तो कमोडिटी हम समझते हैं कि कमोडिटी क्या होता है, हमारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। तो कमोडिटी एक्सचेंज क्या हुआ कि जब भी कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ट्रेडिंग करती है तो वो कमोडिटी के सेंस में भी कर सकती है, यानी कि अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, अलाउ इफेक्टिव कंपटीशन अलोंग बायर एंड अमंग सेलर्स। दिस वुड इंक्लूड ऑक्शन टाइप एक्सचेंज बट नॉट होलसेल मार्केट वेयर ट्रेड्स इज लोकलाइज्ड बट इफेक्टिवली टेक प्लेस थ्रू मेनी नॉन रिलेटेड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन डिफरेंट परमुटेशन ऑफ बायर एंड सेलर। यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज है कि जब आप कमोडिटीज का यूज करो एक्सचेंज के दौरान, यानी कि आप यहाँ पे कैश फ्लो का यूज नहीं कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे, आप यहाँ पे कमोडिटीज, गुड्स एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जैसे कि आप गोल्ड के साथ करो, सिल्वर के साथ, प्लेटिनम के साथ, या कोई और ऑर्नामेंट आप यूज करो, तो ये हमारे कमोडिटी एक्सचेंज है। कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि आप कमोडिटी का यूज करो अपने ट्रांजेक्शंस को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और व्हाट इज मीन बाय कमोडिटी, कमोडिटी से हम क्या समझे, तो FCRA क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952, ये क्या करता है, गुड्स एंड कमोडिटी को कह सकते हैं एक्सप्लेन करता है। ये गुड्स क्या है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम, मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि हर वो चीज जो क्या है,
जो मूवेबल है, जिस प्रॉपर्टी को हम मूव कर सके, वो हमारे गुड्स में आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पैसों को लेकर के पहुंच जाओ और कह दो कि देखो पैसा मैं अभी यहाँ हूँ और मैं अपनी जेब में रख के लाया और मैं दूसरी जगह ले गया, तो पैसे भी मूव करने लगे। नहीं, ऑक्शनेबल क्लेम्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, इन तीनों चीजों को छोड़ करके आपके पास जो भी सामान है जो आप मूव करवा सको, वो हमारा गुड्स है। ऑक्शनेबल क्लेम, जिसका आप ऑक्शन लगा सको, यानी कि बिडिंग जिसकी कर सको, ऐसी चीज को छोड़ करके, पैसे को छोड़ करके, और जो सिक्योरिटीज हैं, जो बैंक में हमारे डिपॉजिटरी डिमैट अकाउंट में जो हमारे सिक्योरिटीज रहती हैं, उन तीनों चीजों को छोड़ करके जो भी चीजें हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब गुड्स में हमारे जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे ये जैसे पहले के टाइम पे हमारे चावल, गेहूं, हमारा सोना, चांदी, मोती, ये सब हमारे गुड्स ही होते थे। पहले हम कमोडिटीज से ही एक्सचेंज करते थे, बाद में ये कमोडिटी वाला सिस्टम हटा के पैसे लाए गए। तो गुड्स एंड कमोडिटी आर परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। ऑल गुड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अलाउ कर रखा है, और जितने भी गुड्स हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, हमारे मिनरल्स, फॉसिल और ओरिजिन, ये सब हमारे क्या आते हैं, गुड्स में आते हैं। बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की, तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, पर कमोडिटी के साथ ट्रेड करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे व्हीट, सोयाबीन, रेपसीड्स, कॉटन एक्सेट्रा, प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इन सब चीजों का ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे कमोडिटी से नाम समझ रहे हैं ना, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे फ्यूचर के लिए, डेरिवेटिव मार्केट होगी, और उसमें अंडरलाइन एसेट हमारे क्या होंगे, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमारे प्रीशियस मेटल्स, ये हमारे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट होंगे। अब बात करें कमोडिटी और फाइनेंस डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या है, तो कमोडिटी क्या हो गई कि उसको अपनी स्टोरेज के लिए जगह चाहिए। फाइनेंस डेरिवेटिव्स में तो सिक्योरिटीज है, उन्हें स्टोरेज की क्या जरूरत है, वो तो सीधा डिमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, तो कोई जगह की जरूरत ही नहीं है। कमोडिटी की बात करें तो कह सकते हैं कि वो क्या है, हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, पर सिक्योरिटीज को, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, उनको हम इस तरह से टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, हम उसे एक जगह से हाथ में उठाकर दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा इस तरह से डिफरेंस है। कमोडिटी की बात करें तो बल्की नेचर है, यानी कि उसका कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ एरिया वो कवर करती है, पर फाइनेंस डेरिवेटिव्स इस तरह से कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं करते, उनका कोई बल्क नेचर नहीं होता। तो यही डिफरेंस हमारा कमोडिटी डेरिवेटिव्स में और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया, और इन दोनों का वन शॉट हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 to 10 है, वो हमारी एक वीडियो है यूट्यूब पे, ऑल चैप्टर्स मैराथन करके, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें हमारे 6 to 10 सारे चैप्टर्स वन शॉट में कवर्ड है। तो आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।